Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the summary of class 10th economics chapter number 3. So in the last video we discussed about the self-help groups. There we discussed what are the self-help groups, how self-help groups works. So we have discussed all those things, and with that we have actually completed our chapter, but there is one section left, that is summing up. So we will come back later at this section of summing up. Let us just first go through each section one by one from the very beginning so that we can revise the whole chapter very quickly. So in the first section it is discussed that money इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो इसमें हमने क्या देखा था कि मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, मतलब ट्रांजैक्शंस को कराने के लिए मदद करता है. एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान को दिया जाता है. एक पर्सन एक सामान एक हाथ से देता है, उसके बदले दूसरा सामान ले लेता है. बट बार्टर सिस्टम में क्या आती है प्रॉब्लम? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है कि जब आपको आपके पास जो सामान है उसको एग्जैक्टली खरीदने वाला पर्सन मिले और उस पर्सन के पास एग्जैक्टली सेम वो सामान हो जो आपको चाहिए, तो ये चीज ढूंढनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है. इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. आपके पास वो सामान है जो सामने वाला चाहता है और सामने वाले के पास सेम वो सामान है जो आपको चाहिए. ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. बार्टर सिस्टम में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम आती है. मनी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि जब आप पैसे के लिए कोई सामान खरीदते हो, बेचते हो, तो आपको सामने वाले के पास आपकी पसंद की चीज है या नहीं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. आप पैसे के बदले अपना सामान बेचो और उस पैसे से फिर जो खरीदना है वो खरीद सकते हो. तो मनी इस तरीके से क्या करता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे रोल प्ले करता है. एक्सचेंज करना मतलब आदान प्रदान करना, सामान का लेना देना, और पैसा जो है वो इजी कर देता है चीजों को लेन देन करने में. देन द नेक्स्ट सेक्शन वॉज ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. तो पुराने टाइम में इस तरीके से सिक्के और ये सारी चीजें यूज होती थी और बहुत ही प्रेशियस मेटल्स यूज होते थे, जैसे सोने के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के इस तरीके से जो मेटल्स हैं उनके सिक्के बनते थे. और आपने पुराने टाइम में सुना भी होगा, जैसे कहीं कभी कभी कहते हैं ना, कहावत भी बोलते हैं कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है. तो एक टाइम था जब कौड़ियों का इस्तेमाल होता था. कुछ शेल्स रहते हैं जो समुद्र में मिलते हैं, ठीक है, तो कौड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था मनी के तौर पे. बट अब जो है समय चेंज हो चुका है, एंड अब जिस तरीके का मनी यूज होता है वो क्या है? अब जो न्यू फॉर्म ऑफ मनी है वो है करेंसी एंड डिपॉजिट्स. करेंसी का मतलब है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. एंड अब जो कॉइन्स बनते हैं वो बहुत प्रेशियस मेटल के नहीं बनते, वो सोने चांदी के नहीं बनते, ठीक है. पेपर नोट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रेशियस जो आइटम्स हैं उसके नहीं बनते. सो करेंसी मतलब पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. इन पेपर नोट्स एंड कॉइन्स की खुद की कीमत बहुत कम होती है. मतलब अगर आप बोलोगे कि 100 रुपए का जो नोट है, 100 रुपए का जो नोट है, जिस मटेरियल से बना है, जिस तरीके से बना है, उसकी खुद की कितनी कीमत है? मान लो उसकी खुद की कीमत सिर्फ 10 रुपए है. मतलब अगर आप उस सिर्फ पेपर को देखोगे कि वो पेपर कितने का बना, कितने की इंक लगी, या क्या उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई, तो मान लो सिर्फ 10 रुपए उसकी कॉस्ट आई. बट उस पर लिखा कितना है कि वो कितने रुपए का नोट है? 100 रुपए का. तो हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? हम पेपर मनी को, कॉइन्स को क्यों एक्सेप्ट करते हैं जब उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है? कॉइन्स भी जो हम यूज कर रहे हैं वो सोने चांदी के कॉइन्स नहीं है, तो फिर हम इनको क्यों यूज करते हैं? क्यों हम उनको मनी की तरह यूज कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इनकी गारंटी देती है. क्योंकि गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप इन नोट्स को, इन कॉइन्स को मनी की तरह यूज कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट्स को इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तो हमारे देश में आरबीआई नोट्स को इशू करता है. आरबीआई के अलावा कोई भी जो पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेंसी को इशू नहीं कर सकती. और गवर्नमेंट ने जिन करेंसीज को, जिन कॉइन्स को लीगलाइज किया है, जिन करेंसीज को ऑथराइज किया है, उनको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता है. मतलब हमारे देश में जो भी करेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं, गवर्नमेंट जिनको ऑथराइज करती है, इन सभी करेंसीज को एंड नोट्स को सबको एक्सेप्ट करना होगा. कोई इनको लेने से, एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है. देन द अदर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज डिपॉजिट्स विद बैंक्स. तो बैंक में जो डिपॉजिट रहता है, तो बैंक्स में ये जो डिपॉजिट है वो कैसे होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, या उनको जितने पैसे की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पैसा उनके हाथ में होता है.
हमने जब डिटेल में ये सेक्शन डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मान लो 1 लाख रुपए किसी पर्सन के पास हैं अभी, और उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ 10,000 की अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जरूरत है, तो वो बाकी 90,000 का क्या करेगा? हो सकता है अपने घर में रखे तो चोरी का डर है, खराब होने का डर है, मान लो कीड़े खा जाएं, इस तरीके का डर है, तो वो क्या करेगा? वो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करा देगा। तो लोग क्या करते हैं, बैंक के साथ अपना अकाउंट जो है वो खुलवाते हैं, अपने नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट में वो पैसे जमा कर देते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, पर्सन कभी भी पैसा निकाल सकता है अपना और कभी भी उस अकाउंट में पैसे जमा करा सकता है। इस जमा कराए हुए पैसे पे लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है, बैंक्स जो हैं डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देते हैं। एंड क्योंकि ये जो अमाउंट है वो कभी भी हम निकाल सकते हैं, कभी भी जमा करा सकते हैं डिमांड पे, कभी भी हमारा मन किया हमने पैसे निकाल लिए, जमा करा दिए, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि आप अपनी डिमांड पे पैसे जमा करा सकते हो, निकाल सकते हो। जब आप बैंक के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैश में ही करनी होगी, आप एक और फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो जो है चेक्स। तो चेक्स जो है एक तरीके से ऐसे पेपर रहते हैं जिन पे आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्शन देते हो। मतलब यहाँ पे नीचे एक चेक की फोटो दी हुई है, ये एक तरीके से ऐसा पेपर रहता है जिसमें कि जिस पर्सन के नाम का ये चेक है वो क्या करता है, वो मतलब अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्शन देता है। तो किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, इस तरीके से अमाउंट वगैरह प्रॉपर लिखा जाता है, साइन किया जाता है, ताकि अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसे इस पर्सन के नाम में, इस पर्सन के अकाउंट में सेंड कर दिए जाएं। सो आई होप कि चेक तो आपको फेमिलियर होगा, बहुत कॉमन है चेक, बहुत सारे लोग जो है यूज करते हैं। एंड नॉर्मली जब हम अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो चेक बुक भी इशू करवा लेते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। एंड अगर फिर भी है तो आप इसकी डिटेल में, इन सारे जो सेक्शंस हैं इनकी डिटेल में हमने लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया है, तो आप वो जाके देख सकते हो। सो इस तरीके से चेक्स की मदद से क्या होता है, बिना कैश के ट्रांजैक्शन की, मतलब आपने कैश जो है उसको लिया दिया नहीं, बल्कि सिर्फ बैंक के साथ एक चेक जो है वो डिपॉजिट करा दिया, सामने वाले पर्सन को आपने, मतलब जिस पर्सन को पैसे देने हैं आपने उसे कैश के बजाय अपना चेक दे दिया, और वो पर्सन चेक को बैंक में जाके डिपॉजिट करा देगा। एंड बैंक का क्या रहेगा, आपके अकाउंट से पैसा काट के उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो बिना किसी कैश के ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो अकाउंट्स हैं, बैंक जो हैं, वो हेल्प करते हैं कि हमें कैश में डील ना करना पड़े, बिना कैश के ही हमारा काम हो जाए। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब बैंक जब हमारे अमाउंट को अपने पास डिपॉजिट कराते हैं तो फिर वो करते क्या हैं आगे, बैंक किस तरीके से कमाते हैं, हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बैंक हमें इंटरेस्ट दे कैसे रहा है? तो बैंक क्या करता है, हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका कुछ परसेंट, लगभग 15% अलग रख लेता है, एज कैश रख लेता है, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसको वो लोन पे चढ़ा देता है। जब बैंक लोन पे अमाउंट को चढ़ाता है तो उस पे वो सामने वाले से इंटरेस्ट लेता है। मतलब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, आपने मान लो 100 रुपए डिपॉजिट किए थे, इस 100 रुपए में से बैंक 15 रुपए कैश के तौर पे अलग रख लेगा, एंड बाकी जो 85 रुपए हैं वो किसी और पर्सन को, लेट्स से देयर इज अ पर्सन बी, तो उस पर्सन बी को लोन पे दे देगा। जब बैंक पर्सन बी को लोन देगा तो वो उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, एंड बैंक जो पर्सन बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो काफी ज्यादा होगा। मान लो आपके डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट दे रहा है 3%, ठीक है, आपके डिपॉजिट पे आपको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट पर्सन बी से बैंक कितना चार्ज कर रहा है, 12%। तो पर्सन बी बैंक को 12% इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस 12% इंटरेस्ट में से आपको आपका 3% इंटरेस्ट बैंक आराम से दे सकता है। तो बैंक बेसिकली क्या करता है, आपके जमा किए हुए पैसे को लोन पे चढ़ाता है, लोन पे चढ़ाने से वो इंटरेस्ट कमाता है, जो वो इंटरेस्ट कमाता है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको आपके डिपॉजिट पे दे देता है, आपको इंटरेस्ट दे देता है, और बाकी बचा हुआ वो खुद अपनी इनकम की तरह इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और उसी से फिर वो अपने पूरे खर्चे वगैरह चलाता है। तो 12% इंटरेस्ट उसने बी से लिया था, 3% इंटरेस्ट उसने आपको दे दिया, तो बीच का बचा हुआ जितना पैसा है वो उसकी खुद की इनकम है, जिससे वो अपने खर्चे आराम से चला सकता है। देन there is two different credit situations. So in this section we studied that credit can be beneficial in some situations, but in others it can be worst. वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, it can be harmful as well.
तो हमने इसमें दो कहानी पढ़ी थी। एक हमने कहानी पढ़ी थी सलीम की। सलीम जो है वो शू मैन्युफैक्चरर होते हैं। उनके पास एक बड़े ट्रेडर से लोन उनके उनके पास एक बड़े ट्रेडर से एक बहुत बड़े ऑर्डर की डिमांड आती है। उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए सलीम के पास पैसे नहीं होते, तो वो लोन लेता है। सलीम जो है उधार पे लेदर सप्लायर से लेदर लेता है एंड वो उस बड़े ट्रेडर से कुछ अमाउंट एडवांस ले लेता है, ठीक है। एंड इस एडवांस लिए हुए पैसे से, मतलब जो बड़ा ट्रेडर है उससे कुछ एडवांस पैसे ले लिए सलीम ने, एंड इधर पे रॉ मटेरियल जो लेदर सप्लायर है उससे उधार पे लेदर ले लिया। इन सभी पैसों की मदद से और लेदर सप्लाई की मदद से ये जो पर्सन है वो अपना काम पूरा करता है, इतना बड़ा ऑर्डर बनाता है और उस ऑर्डर को डिलीवर कर देता है। जब सलीम बिग ट्रेडर को अपना पूरा ऑर्डर 3000 जूतों का ऑर्डर जब डिलीवर करता है, तो जो बड़ा ट्रेडर है वो क्या करता है, बाकी बची हुई पेमेंट भी कर देता है, ठीक है। जब बाकी बची हुई पेमेंट भी सलीम को मिल जाती है, उससे वो लेदर सप्लायर का लोन चुका देता है और इस तरीके से सलीम बहुत ही आसानी से अपना इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाता है और अच्छे खासे पैसे कमा पाता है। क्रेडिट से उसकी बहुत ज्यादा मदद होती है। उसने यहाँ पे एडवांस पेमेंट जब ली बिग ट्रेडर से, तो वो भी एक तरीका का क्रेडिट था। जब उसने यहाँ पे उधार पे लेदर लिया, मतलब लेदर तो ले लिया सप्लायर से, बट उसको भी पैसे नहीं दिए। पैसे लेने के लिए बोला कि हम बाद में पैसे दूंगा, मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा। तो यहाँ पे भी उधार पे जो है लेदर लिया। तो ये क्या है, ये लोन है और इससे बहुत ज्यादा मदद हुई सलीम को। अब हमने दूसरी स्टोरी पढ़ी थी स्वप्ना की। स्वप्ना जो है वो एक फार्मर है, उनके पास 3 एकड़ की लैंड है और उनको अपने जमीन पे खेती करने के लिए सीजन के शुरुआत में क्रॉप लगाने से पहले कुछ लोन लेना पड़ता है ताकि वो बीज वगैरह ये सब खरीद सकें। अब वो बीज वगैरह सब खरीद के अपनी फसल लगा देती हैं, बट क्या होता है कि उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, उनकी क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लग जाते हैं तो उनकी फसल बहुत कम होती है और उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता अपनी फसल बेच के जितना उन्हें मिलना चाहिए था। जब उनकी इनकम कम होती है तो वो आगे लोन को रीपे नहीं कर पाती। एंड अगला सीजन आता है, अगले साल क्या होता है, अगले साल फिर से उन्हें खेती करनी है। अभी उन्होंने पुराना वाला लोन वापस नहीं किया है, पिछले साल का लोन वापस नहीं किया है, बट अगले साल की खेती करने के लिए फिर से वो एक और लोन ले लेती हैं सेम मनी लैंडर से, ठीक है। तो पुराना लोन, ओल्ड लोन जो है इज स्टिल अनपेड, बट वो अगले साल खेती करने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले साल जब उन्हें खेती करनी है तो फिर से बीज और फर्टिलाइजर ये सारी चीजें चाहिए होंगी, तो वो वापस से सेम मनी लैंडर से लोन ले लेती हैं और उनको मनी लैंडर लोन दे भी देता है। तो इस बार क्या होता है, इस बार फसल ठीक रहती है, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते, नॉर्मल फसल होती है। इस बार नॉर्मल फसल को बेच के वो जितना पैसा कमाती हैं वो सफिशिएंट नहीं रहता उनके लोन को पूरा करने के लिए। पहले का लोन प्लस नया लोन, पिछले साल का लोन प्लस इस साल का लोन, दोनों मिलके इतना बड़ा हो जाता है कि जो दूसरे साल नॉर्मल खेती हुई, अगले साल जब नॉर्मल खेती हुई, उससे जो इनकम हुई वो सफिशिएंट नहीं थी इस पूरे लोन को रीपे करने के लिए। तो स्वप्ना को क्या करना पड़ता है, अपने लैंड का एक टुकड़ा, कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है ताकि वो लोन को पूरा कर सके। तो इस सिचुएशन में क्रेडिट ने एक तरीके से नेगेटिव रोल प्ले किया। क्रेडिट की वजह से स्वप्ना जो है वो बुरी हालत में फंस गई, काफी दिक्कत में वो आ गई। तो दूसरी सिचुएशन हमने देखा कि क्रेडिट जो है उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया। तो कुछ कंडीशंस में क्रेडिट फायदेमंद होता है और कुछ कंडीशंस में जो क्रेडिट है वो नुकसानदायक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कितनी रिस्कियर सिचुएशन है। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा रिस्की है और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क की भरपाई करने के लिए कुछ और इंश्योरेंस वगैरह आपने नहीं करा रखा, तो क्रेडिट बहुत बुरा रोल प्ले करेगा। बट अगर रिस्क कम है, जैसे हमने सलीम के केस में देखा, सलीम के केस में कोई बहुत रिस्क वगैरह नहीं था, ठीक है, तो इस केस में जो क्रेडिट है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, एक फायदेमंद जरिया निकल के आता है। एंड ये जो बुरी सिचुएशन है, जब क्रेडिट जो है पर्सन को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जिससे कि उस पर्सन का लोन वापस करना मुश्किल हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, डेट ट्रैप, कि वो कर्ज में फंस जाता है, कर्ज के तले वो फंस जाता है, एक कर्ज के जाले में फंस जाता है जिससे निकलना पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जब भी लोन लिया जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, लोन लेने के लिए जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कितने इंटरेस्ट पे लोन दिया जा रहा है, क्या अमाउंट है लोन का, क्या कोलेट्रल है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिला के क्या करती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट
बनती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट होता है जो कि बोरोवर लैंडर के पास जमा कराता है एक गारंटी के तौर पे कि मान लो अगर बोरोवर लोन को रीपे करने में नाकाम रहता है तो लैंडर अपना पैसा कहाँ से वसूलेगा। तो बोरोवर क्या कहता है कि अच्छा मेरे पास ये इंपॉर्टेंट एसेट है, वो एसेट कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक, तो इन सारी चीजों को वो गारंटी की तरह लैंडर के पास जमा करा सकता है कि लैंडर भैया अभी मेरे को जो है लोन चाहिए। अब लेंडर बोलता है कि क्या गारंटी है कि तुम मेरा लोन वापस करोगे। तो बोरोवर क्या बोलता है कि आप मेरा ये जमीन, मेरी बिल्डिंग जो है अपने पास रख लो, इसके कागजात अपने पास रख लो, अगर मैं लोन वापस नहीं कर पाता हूं या कर पाती हूं तो आप इस जमीन को, इस बिल्डिंग को बेच के अपने पैसे वसूल कर लेना। तो जो गारंटी है, जो सिक्योरिटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल, राइट। सो यहाँ पे हमने मेघा का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से मेघा को हाउस लोन लेना होता है। जब मेघा को हाउस लोन लेना होता है तो सबसे पहले अमाउंट देखा जाता है कि कितने अमाउंट का उन्हें लोन चाहिए, राइट, एंड कितने परसेंटेज पे लोन चाहिए, कितने, मतलब बैंक फिर ये बताता है कि आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए लोन लिया जा रहा है ये कंसीडर किया जाता है। भाई होगा भी ना कि जैसे आप अपने फ्रेंड को लोन दोगे, आपका फ्रेंड आपको बोले कि बहन या भाई मुझे 100 रुपए दे दो, तो आप बोलोगे कि मैं दे तो रहा हूं बट कि कब वापस कर दोगे। तो कब वापस करना क्या है, टाइम पीरियड, कि 1 महीने में दोगे, 2 महीने में दोगे, कल दोगे, परसों दोगे वापस, तो ये क्या है, टाइम पीरियड। तो ड्यूरेशन ऑफ लोन भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है कि क्या गारंटी है आप मुझे ये लोन वापस करने के सक्षम हो, मतलब आपकी इतनी क्षमता है कि आप इस लोन को वापस कर सकते हो। तो मेघा क्या करती हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिखाती हैं कि देखो मेरी जॉब लगी हुई है, मैं एम्प्लॉयड हूं और मैं इतनी सैलरी कमाती हूँ और मैं अपना लोन जो है, लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मैं इजीली पे कर सकती हूँ। तो बैंक जो है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देख रहा है। उसके बाद जो घर मेघा खरीद रही थी उनके डॉक्यूमेंट्स मेघा को बैंक के साथ जमा कराने होते हैं एज कोलेट्रल। तो ये सारी चीजें जो हैं, लोन का अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ लोन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है, जो उनकी आइडेंटिटी वगैरह के डॉक्यूमेंट होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ पेमेंट, कि किस तरीके से रीपे किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह दी जाएंगी, कोलेट्रल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि क्या क्या कंडीशंस पे आपको लोन दिया जा रहा है। ठीक है, अभी जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो लैंडर टू लैंडर वेरी करती हैं। हर केस में आपको अलग तरीके की कंडीशंस देखने मिलेंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक पर्सन के लोन पे लागू है वो दूसरे के पे भी लागू होंगी। तो मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स में अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, क्रेडिट अरेंजमेंट मतलब किस तरीके से लोन दिया जा रहा है, किस माहौल में लोन दिया जा रहा है, राइट। जैसे हमने इसमें 3 कहानियां पढ़ी थी। एक श्यामल की कहानी थी। श्यामल के केस में क्या था कि उनको, वो किससे लोन लेते हैं, वो एक ट्रेडर से लोन लेते हैं और ट्रेडर जो है उनपे काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, 3% पर मंथ के हिसाब से, मतलब कि 36% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, श्यामल एक ट्रेडर से लोन ले रहे हैं जो कि 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और एक कंडीशन रखता है श्यामल से कि मैं तुम्हें लोन तो दे रहा हूं बट तुम्हें अपना जो हार्वेस्ट है वो मुझे ही बेचना होगा। ट्रेडर कहता है कि मैं लोन तो दे रहा हूं बट जो भी तुम उगाओगे वो तुम मुझे ही बेचोगे, किसी और को जाके नहीं बेचोगे। तो इस तरीके से कंडीशन यहाँ लगाई जा रही है। फिर हमने देखा था अरुण का एग्जाम्पल। अरुण जो है वो, उसके पास काफी बड़ा खेत वगैरह होता है, उनके खेत में लेबरर्स लगे होते हैं, उन लेबरर्स को अरुण सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि अरुण जो है उनको बैंक से लोन मिला होता है, बैंक से उन्होंने लोन लिया होता है एंड बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, 8.5% पर एनम। इसको कंपेयर करो श्यामल के इंटरेस्ट से। श्यामल को कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 36% पर एनम, एंड यहाँ पे अरुण को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया बैंक से, 8.5% पर एनम। तो बैंक से काफी सस्ता लोन मिल रहा है। ये तो एक अलग तरीके का अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई इस तरीके की कंडीशन नहीं रखी जा रही। जैसे श्यामल ने जिस पर्सन से, जिस ट्रेडर से लोन लिया था, उसने किस तरीके से कंडीशन रखी कि अपना हार्वेस्ट तुम्हें मुझे ही बेचना होगा। अरुण के साथ इस तरीके की कोई कंडीशन की टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने पूरी स्टोरी पढ़ी कि बैंक से अरुण जो है लोन लेते हैं। देन हमने रामा की स्टोरी पढ़ी। रामा जो है वो एक लैंडलेस लेबरर होती हैं। वो अपने गांव में ही एक पर्सन के यहाँ पे किसी के खेत में वो काम करती हैं। उनको पैसे की जरूरत होती है
तो वो अपने जो लैंड ओनर है उससे, मतलब जिसकी जमीन पे वो काम करती हैं, उससे लोन ले लेती हैं। और इंटरेस्ट कितना चार्ज करता है वो पर्सन? 5% पर मंथ, मतलब कि 60% पर एनम, साल का 60% के हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है पर्सन रामा से। और यहाँ पे भी एक कंडीशन रखी जाती है इस मनी लैंडर के द्वारा, मतलब ये जो लैंड ओनर है उसके द्वारा, कि आपको, रामा को वो बोलता है कि आपको मेरी ही जमीन पे काम करना होगा, किसी और की जमीन पे आप जाके काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कंडीशन रखी जाती है। तो इसमें आप देखोगे तीनों कंडीशंस में कौन बेहतर कंडीशन में है? अरुण जो है वो फिर भी बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि उसको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया बैंक से, और कोई ऐसी फालतू कंडीशन नहीं है। जब आप देखोगे श्यामल के केस में तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, ऊपर से कंडीशंस रखी जा रही है कि लोन तभी मिलेगा जब मुझे बेचोगे। इस तरीके की कंडीशंस आपको देखने मिल रही हैं। देन लोन फ्रॉम कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? एक तरीके से जो सिमिलर ऑक्यूपेशन के लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, और वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि सबको सस्ते रेट्स पर इंटरेस्ट मिल जाए, इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिल जाए। तो गरीब लोगों के लिए डायरेक्टली बैंक से लोन लेना काफी मुश्किल होता है, तो लोगों को एक ऑल्टरनेटिव निकालना था। तो कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं वो एक साथ एकजुट होते हैं, वो सेम ऑक्यूपेशन के होते हैं, जैसे मान लो वीवर्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, मिल्कमैन हैं। तो इस तरीके से लोग जो हैं जो सिमिलर ऑक्यूपेशन के हैं वो एक साथ आते हैं और अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। सारे लोग मिलके अपने अपने रिसोर्सेज जो हैं एक साथ जमा करते हैं, और सारे लोगों को फिर उन रिसोर्सेज से लोन दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा था, अभी हम वापस से रिवाइज करेंगे, तो वैसा ही केस आपको कॉपरेटिव्स में भी देखने मिलेगा। तो कृषक कॉपरेटिव फंक्शंस जो है, ये जो हैं कृषक कॉपरेटिव्स, ये गांव में काफी अच्छे से रोल प्ले करते हैं। तो सोनपुर विलेज का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, पिछली जो 3 कहानियां थी वो सोनपुर विलेज की थी। तो इसमें इसी विलेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोनपुर विलेज के पास में ही दूसरा गांव है जहां पे कृषक कॉपरेटिव काफी अच्छे से काम करता है। कृषक मतलब फार्मर, तो यहाँ पे फार्मर्स की कॉपरेटिव है जिसमें कि सारे फार्मर्स मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपनी तरफ से इकट्ठा करते हैं। सारे लोग मंथली, टाइम टू टाइम या वीकली वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे उस कॉपरेटिव में जमा कराते रहते हैं, और जो भी पैसा इकट्ठा होता है फिर उसकी मदद से लोगों को लोन दिया जाता है। और जब लोग इसमें काफी एक्टिव रहते हैं, जब ये कॉपरेटिव काफी काफी अच्छे से काम करते हैं, रेगुलरली पैसे इकट्ठे होते हैं, सब लोग अपना अपना जो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम जमा कराते रहते हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। तो ये कॉपरेटिव्स अपने इस फंक्शन के बेसिस पे कि हाँ हम टाइम टू टाइम पैसे जमा कराते हैं, टाइम टू टाइम लोगों को लोन देते हैं, और लोग अपने लोन वापस कर भी देते हैं। कॉपरेटिव के जो मेंबर्स हैं वो टाइम टू टाइम लोन वापस भी कर देते हैं, इंटरेस्ट जो है वो भी वापस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक विश्वास करके पूरे कॉपरेटिव को लोन दे देता है, और कॉपरेटिव के नाम पे बैंक लोन देता है, और फिर जो भी लोन बैंक से मिलता है उसको लोग, कॉपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं वो आपस में लोन वापस दे देते हैं। कॉपरेटिव्स का जो इंटरेस्ट रहता है वो बैंक की ही तरह रहता है, काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉपरेटिव्स में लोन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, कोलेटरल की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती, कि जैसे अगर कोई पर्सन बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो बैंक उससे कोलेटरल मांगेगा कि आप मेरे को सिक्योरिटी जमा कराओ, कि अगर आप लोन वापस नहीं कर पाए तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना लोन कैसे वसूल करूंगा। तो यहाँ पे जब कॉपरेटिव्स लोन लेती हैं तो उसमें उस कोलेटरल की टेंशन नहीं रहती। बैंक्स जो हैं कोलेटरल नहीं मांगते इस केस में, डायरेक्टली कॉपरेटिव्स के नाम पे, कॉपरेटिव्स में जो पैसा लोग डिपॉजिट करा रहे हैं उस सब के बेसिस पे लोन दे दिया जाता है। ठीक है, देन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है कि जो क्रेडिट्स हैं, जैसे हमने स्टोरीज में देखा था, ये ऊपर जो हमने 3 स्टोरी पढ़ी, एक तरफ तो ट्रेडर से लोन लिया जा रहा है, एक तरफ बैंक से, और फिर यहाँ पे किससे लिया जा रहा है, लैंड ओनर से लोन लिया जा रहा है। तो ये जो लोन कहाँ से लिया जा रहा है, जो सोर्सेज हैं, इनको हम अलग अलग सेक्टर्स में बांट सकते हैं। 2 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर लोन्स वो होते हैं जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जहां पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस रहती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लागू होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल्स जैसे कॉपरेटिव्स है, बैंक्स हैं, ये फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर
जैसे मनी लैंडर हो गए, ट्रेडर हो गए, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे क्या हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। इन पे गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती। ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये लोगों पे अत्याचार तो नहीं कर रहे लोन को वसूल करने के लिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्मल सेक्टर के जो लोन्स होते हैं उनके सुपरवाइज करता है, उनको देखता है कि सारे लोन वगैरह सही से दिए जा रहे हैं कि नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक्स को देखता है कि बैंक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही लोन नहीं दे रहे। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि वो गरीब लोगों को या जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको भी लोन दे रहे हैं बैंक। ये आरबीआई इंश्योर करने का काम करता है। तो टाइम टू टाइम जो बैंक्स हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करानी होती है कि कितने लोगों को लोन दिया, कितने अमाउंट पे, कितने इंटरेस्ट पे लोन दिया। तो ये सारी रिपोर्ट उन्हें आरबीआई के साथ जमा करानी होती है। अब इस जैसे आरबीआई जो है वो फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है, इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल सेक्टर में देखने को नहीं है। आप किसी मनी लेंडर से जाके लोन लोगे, आप अपने किसी रिलेटिव से जाके लोन लोगे, उससे उसके ऊपर देखने वाला कोई भी नहीं है कि वो पर्सन आपसे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज कर रहा है लोन, कितने टाइम में वो आपसे लोन मांग रहा है, किस तरीके से लोन वसूल कर रहा है, क्या कोई ऐसी इनह्यूमन कंडीशन तो नहीं रख रहा कि आपको मेरे घर में ही काम करना होगा तभी लोन मिलेगा, क्या इस तरीके की कंडीशंस रखी जा रही हैं या नहीं। ऐसा कुछ भी देखने वाला कोई नहीं है, गलत सही देखने वाला फॉर्मल सेक्टर में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर में देखने वाला कोई भी नहीं है। फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई सुपरवाइज करता है, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, ठीक है। सो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि अत्याचार भी होते हैं, मार पिटाई, ये सारी चीजें होती हैं कि जो लैंडर है अगर बोरोवर अपना लोन टाइम से देने में असक्षम रहता है, कभी कभी नहीं दे पाता, तो लैंडर क्या करता है, उसे मारता है, पीटता है, उसके साथ अत्याचार करता है अपना पैसा वसूल करने के लिए। तो ये सारी कंडीशंस देखने मिलती हैं। एंड इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पे रूरल एंड अर्बन एरिया का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि किस तरीके से जो गांव वाले इलाके हैं एंड जो शहर वाले इलाके हैं वहां पे कौन से सोर्स से कितना लोन आ रहा है। तो जब हमने रूरल इलाका देखा था उसमें हमने देखा था कि 51% कमर्शियल बैंक से, यहाँ पे 10% कोऑपरेटिव से, 5% फॉर्मल सेक्टर से, तो इन टोटल 66% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है एंड बाकी जो बचा हुआ है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। बट देखने वाली बात ये है कि ये जो टोटल 66% लोन आ रहा है या लोन लिया जा रहा है जो फॉर्मल सेक्टर से है, इन लोन्स को लेने वाले मैक्सिमम लोग अमीर लोग हैं। गांव में जो अमीर लोग हैं वो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। गरीब लोग अभी भी, ज्यादातर जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। सेम चीज आपको अर्बन के केस में देखने मिलेगी कि जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ज्यादातर किससे लोन ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। और जैसे जैसे अमीर की तरफ आप जाओगे तो इनफॉर्मल सेक्टर का लोन कम होता जाएगा, ये ऑरेंज कलर कम हो रहा है एंड फॉर्मल सेक्टर मतलब पर्पल कलर बढ़ रहा है। तो देखोगे आप यहाँ रिच हाउस होल्ड जो है 83% वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं एंड 17% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। इसका मतलब कि गरीब लोग आज भी बहुत ज्यादा लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं एंड अमीर लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लेते हैं। तो जरूरत क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो बैंक्स हैं, उनको इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि गरीब लोगों तक भी बैंक्स का लोन पहुंचे, गरीब लोगों तक भी फॉर्मल सेक्टर्स पहुंचे, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर की कमियां हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के जो अत्याचार हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे गरीब लोगों को बचाया जा सके। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। जो कॉपरेटिव्स का सिस्टम है वही कुछ सेल्फ हेल्प का सिस्टम है। गांव में जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ये टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करते हैं अपनी अपनी क्षमता के बेसिस पर। कोई जैसे 100 रुपए, 25 रुपए, तो 25 से लेकर 100 रुपए के बीच में जो है नॉर्मली लोग जो है गरीब लोग वो अपना अपना जमा कराते हैं। किसी ने 20 रुपए महीने का जमा करा दिया, किसी ने 25 रुपए जमा करा दिया, किसी ने 30 रुपए जमा करा दिया, तो अपने अपने हिसाब से वो सब जमा कराते रहते हैं। जब थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उस इकट्ठे पैसे से लोगों को, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को ही लोन दिया जाता है। इस लोन पे भी इंटरेस्ट रहता है बट ये कंपैरेटिवली कम रहता है। मतलब मनी लेंडर से जो लोन लिया जाएगा, ट्रेडर से जो लोन लिया जाएगा, उसके कंपैरिजन में सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो काफी कम रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाता है विमेन पे।
गरीब औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए इनकरेज की जाती हैं, ताकि गरीब औरतें जो हैं वो सारी मिलके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे को लोन दे सकें, हेल्प कर सके और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ताकि वो लोन के मदद से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके। जैसे उन्हें कोई सिलाई मशीन खरीदनी है, उन्हें कोई अपनी खेती के लिए बीज वगैरह खरीदने हैं, उन्हें अपना घर बनाना है, तो इन सारी चीजों के लिए इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लोन दिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोग रहते हैं, 25 से 100 रुपए तक वो जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब 1-2 साल तक बहुत ही रिलीजियसली लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो पैसा जमा कराते हैं और बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं, तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। एग्जैक्टली सेम जो हमने कोऑपरेटिव के केस में देखा था कि बैंक क्या देखता है कि अच्छा ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये टाइम टू टाइम सारे लोग, सारे मेंबर्स अपना अपना हिस्सा जो है टाइम से जमा कराते रहते हैं, टाइम से लोन दिया जाता है, लोग टाइम से लोन वापस भी कर देते हैं। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर उसने लोन लिया था और वो अपने लोन को वापस करने में मुश्किल उसको हो रही है, तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और उसको टाइम टू टाइम एनकरेज करते हैं कि भाई अपना लोन वापस करो। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो बैंक इन सभी चीजों के बेसिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे देता है। यहां पे भी कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से काम कर रहा है, जो डिपॉजिट किया जा रहा है पैसा टाइम टू टाइम रेगुलरली जो फंक्शनिंग है उसके बेसिस पे ही बैंक जो है वो इन लोगों को लोन दे देता है, क्योंकि बैंक को पता है इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग कंटिन्यूअसली पैसा जमा कराते हैं और कंटिन्यूअसली अच्छे से फंक्शन करते हैं। लोग लोन लेते हैं, लोग लोन वापस करते हैं, तो ये क्या है, इस फंक्शनिंग के बेसिस पर बैंक्स लोन दे देते हैं, क्योंकि बैंक्स को विश्वास होता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है और ये कुछ टाइम के बाद मेरे को मेरा लोन वापस दे देगा। तो यहाँ पे गरीब लोगों को जो कोलेटरल की दिक्कत है उससे छुटकारा मिल जाता है और मनी लेंडर वगैरह के जो अत्याचार हैं उनसे भी इनको राहत मिल जाती है। सस्ते दामों पर बिना किसी कोलेटरल के इनको लोन मिल जाता है और ये अपने अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोन से ही अपना काम शुरू कर पाते हैं। कोई अपनी खेती पे बीज वगैरह लगा पाता है, कोई अपने घर बना पा रहा है, कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर पा रहा है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया था 1970s के टाइम पे। एक छोटे से प्रोजेक्ट की तरह इसे शुरू किया गया था, बट 2018 आते आते ये बैंक इतना बड़ा हो गया कि 81,600 विलेजेस जो हैं इस बैंक का पार्ट थी और लगभग 9 मिलियन लोग, 90 लाख लोग जो हैं इस बैंक से जुड़े हुए थे। ये एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप है कि 90 लाख लोग इस बैंक का हिस्सा हैं। टाइम से टाइम वो अपना अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और सारे लोगों को लोन मिलता है। और ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, ये पुअरेस्ट सेक्शन ज्यादातर इसका हिस्सा है, ज्यादातर जो पुअरेस्ट सेक्शन है वो इससे फायदा उठाता है। एंड पुअरेस्ट सेक्शन की भी लेडीज जो विमेन है वो ग्रामीण बैंक से लोन लेती हैं। तो एक तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं वो एक साथ मिलके इतने बड़े लेवल पे जो क्रेडिट एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा और उसके बाद जो डिपॉजिट किए हुए पैसे हैं उससे लोगों को लोन दिया जा रहा है। और ये इतने अच्छे से काम कर रहा है, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है। इससे क्या हुआ, जो गरीब वुमेन हैं उनके ऊपर एक विश्वास जगा कि हाँ, गरीब औरतें जो हैं वो रिलायबल हैं, वो विश्वसनीय हैं, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, उनको लोन दिया जा सकता है। और इन छोटे छोटे लोनों की वजह से क्या हुआ, इन छोटे छोटे लोन्स की वजह से जो ये औरतें हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। तो यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस हैं वो कहते हैं कि अगर हम ये छोटे छोटे क्रेडिट्स, छोटे छोटे लोन्स अगर इन लोगों को पूरा प्रोवाइड करा पाएंगे, तो ये लोग अपने छोटे छोटे काम, अपने छोटे छोटे परसूट्स जो हैं वो शुरू कर पाएंगे। और ये जो छोटे छोटे परसूट्स हैं, छोटे छोटे काम हैं, लाखों लोग अगर छोटा छोटा काम भी शुरू करेंगे, अपने दम पे खड़े होंगे, तो सारे लोग मिलके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गरीब लोगों को लोन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने अब पूरा सेक्शन जो है डिस्कस कर लिया है। अब इसको भी बस एक बार रीड कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। तो हमने देखा कि करेंसी है, करेंसी नोट्स, बैंक्स डिपॉजिट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ठीक है, बैंक सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। डिपॉजिट्स हो, करेंसी हो, ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। On one side are the depositors who keep their money in the bank and on the other side are the borrowers who take loans from these bank. तो बैंक क्या करते हैं, सरप्लस मनी जिन लोगों के पास है उनको बोरोअर्स से, मतलब जिनको
पैसे की जरूरत है उनसे जोड़ने का काम करते हैं। मतलब जिन लोगों के पास पैसे की अधिकता है उनको किनसे जोड़ा जाता है, उन लोगों से जोड़ा जाता है जिनको पैसे की जरूरत है। और बीच में कौन रहता है, बैंक्स रहते हैं। बैंक्स एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में पैसा जमा करा देते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे की कमी है, जिनको लोन चाहिए, वो बैंक के पास जाके लोन ले लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर लोन्स फॉर क्रेडिट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं, किसी को अपना काम शुरू करना है, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए लोन या क्रेडिट की जरूरत होती है। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब ये जो लोन है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला सकता है, जैसे हमने सलीम के केस में देखा था, और कुछ सिचुएशंस में ये बोरोअर के लिए बहुत बुरी कंडीशन भी ला सकता है, जैसे हमने स्वप्ना के केस में देखा था। क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। क्रेडिट जो है काफी सारे सोर्सेज से अवेलेबल होता है। फॉर्मल सेक्टर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में हम इसको बांट सकते हैं। मतलब ये जो सोर्सेज हैं इनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फॉर्मल सोर्सेज वो जिन पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। इनफॉर्मल सोर्सेज वो जहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता। क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में एंड फॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती हैं, वेरी करती हैं। तो ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, फालतू की कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई जाती। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है, और फालतू की जो कंडीशंस है, मेरे यहाँ काम करोगे, मेरे को ही अपना हार्वेस्ट बेचोगे, ये सारी चीजें जो हैं वो लागू होती हैं। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज वेयर द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। तो हमने ग्राफ्स देखे थे जिसमें हमने देखा कि आज चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, वहां पे क्या हो रहा है, गरीब लोग जो हैं अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, और अमीर लोग वो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। इट इज एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेस सो दैट डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम्स लेस। तो जरूरी है कि टोटल फॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, वो गरीब लोगों तक पहुंचे, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर का जो एक्सपेंसिव लोन है उससे बचा जा सके। ऑल्सो द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक। और जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादातर लोन्स मिलने चाहिए बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से, कोऑपरेटिव से, सोसाइटीज से, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके पास अगेन अत्याचार वगैरह उनके ऊपर ना हो। बोथ दी स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। राइट, सो आई होप अब आपको पूरा सेक्शन जो है अच्छे से क्लियर होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपको सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर होंगे। इस समरी में हमने काफी ज्यादा मतलब ऊपर से डिस्कस किया है, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको चीज समझ आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाए। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप एक एक वीडियो को जाके एक एक सेक्शन को सर्च कर सकते हो, और उसमें हमने लाइन बाय लाइन सारी चीजें, सारे टॉपिक्स एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किए हैं, ताकि सारी चीज अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो विद दिस आई विल से गुड बाय टू यू, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.